রেপো রেট 6.5 রেকর্ডিং স্টার্ট হয়েছে, একটু আমায় কনফার্ম করতো, তারপর বলছি কথা। নোটিফিকেশন দেয়নি। আমাকে আমাকে দেখাচ্ছে, বাকি কাউকে দেখায়নি এখনো নোটিফিকেশন। हाँ स्टार्ट होगा। ओके सर, ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। चलो सर स्टार्ट करेंगे। इक्विटी डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट, हाँ मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी, जो भी नाम से बोलो। अच्छा हाँ, ये पीयूष कुछ बोल रहा था, बोल। রেপো রেট তো আনচেঞ্জই আছে, চেঞ্জ করেনি। রেপো রেটটা আনচেঞ্জ করেছে, মানে রেপো চেঞ্জ রেট করেনি। চেঞ্জ করেনি, আরে পরপর অনেক বাড়িয়েছে। এরপর বাড়ালে না মানে পাবলিক কি বলবো আর, পাগল হয়ে যাবে। रेपो बढ़ाना माने, अगर रेपो बढ़ता है इसका मतलब इसका इफेक्ट डायरेक्टली कमर्शियल बैंक के ऊपर आएगा, और कमर्शियल बैंक उसका इफेक्ट पब्लिक के ऊपर डालेगा। बेसिकली ऐसे ही थोड़ा बढ़ा हुआ है सर। अब मतलब लोन रेट वगैरह सब हाई हो चुका है, चाहे कुछ भी बिजनेस लोन से देख लो, ठीक है, कंज्यूमर लोन देख लो आप, या फिर होम लोन, एवरीथिंग, कार लोन, हर चीज का दाम अभी ज्यादा ही है, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में। हाँ बोल। গ্রুপে কেউ লিখলো যে লগ ইন হচ্ছে না, মেবি কি গীতিকা নামে কেউ। लॉगिन হচ্ছে না। গীতিকা কে না, সেই লাইসেন্সটা ওর কি প্রবলেম হয়েছে, তারপরে ওকে ইস্যু করা হয়নি, বসার টাইমই পাচ্ছি না মাইক্রোসফটে। একটু ওয়েট করে করলে হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে প্রবলেম হলে তোরা কি করিস, একটু ওয়েট করে করলে হয়ে যায় না, অনেক সময় নেটওয়ার্ক গ্লিচেস থাকলে একটু প্রবলেম করে। अच्छा, तो बैंक निफ्टी में कुछ इफेक्ट पड़ा है सर कल? रेपो अनचेंज रहा तो बैंक निफ्टी में कुछ इफेक्ट तो जरूर पड़ा होगा। আদানি উইলমার স্টেকটাকে সেল করে দিয়েছে, নিজের স্টেক কিছুটা পার্ট। কাকে সেল করলো? আমি খবর নেই, তুই খবরে আছিস তো বল। আমি জানি না, আমি হঠাৎ দেখলাম 3% ফল করে গেছে কাল। এখনো করেনি স্যার, করবে বলছে 44%। কাকে করবে স্যার মনে হয় ব্লক ডিল ছেড়ে দেবে। দেখ কি হয়, দেখি আমি खबर পেলে আমি জানাবো কি হচ্ছে। अच्छा ठीक है, चलो ये निफ्टी को अपना काम करने दो, बैंक निफ्टी को भी काम करने दो। हम लोग थोड़ा सा चैप्टर वाइज जो कॉन्सेप्ट में है ना, ये सब बात करेंगे सर, टेक्निकल एनालिसिस आने दो, ठीक है। मैं काफ़ी दिन टेक्निकल पढ़ाया नहीं, मैं टेक्निकल स्टार्ट करूंगा ना तो वापस मार्केट रिलेटेड बात करूंगा, ठीक है। अदानी विल्मर जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग करते थे सर कुछ वीक पहले तक, लेकिन लास्ट फ्यू वीक से हम लोग थोड़ा सा चुप हो गए। क्यों? क्योंकि चुप इसलिए हुआ क्योंकि सबको एग्ज़ाम देना है, और सेबी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है। और उसमें जो इक्विटी डेरिवेटिव का स्टडी मटेरियल है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, अच्छा खासा टॉपिक है। ऐसे अभी हम लोग ना, कहाँ है कहाँ है, कौन है तू, कौन है तू, कहाँ से तू आया, चलो। सेल्स प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस, मैं लास्ट क्लास ये टॉपिक स्टार्ट किया था सर, मैं लास्ट क्लास यही टॉपिक स्टार्ट किया था। तो ये टॉपिक मैंने कल का क्लास में, तो इसी टॉपिक में ऑलरेडी मैं आप लोगों को ना ये कुछ एथिकल बात कर रहा था, ठीक है, एथिकल प्रैक्टिस, एथिकल प्रैक्टिस इन द सेंस। আচ্ছা কেউ একটু গ্রুপে লিখতো কি একটু আনইনস্টল করে ট্রাই করার জন্য গীতিকাকে, পারিস তো? যদি অসুবিধা হচ্ছে একবার আনইনস্টল করে ইনস্টল করতে। अच्छा देखो, तो इसमें मेन जो पॉइंट था, सेल्स प्रैक्टिसेस कैसे करना चाहिए।
मैंने इक्विटी सेल्स जो मार्केट में चलता है ना, ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म से क्या होता है ज्यादातर केस में, सपोज जैसे ये एक प्लेटफॉर्म है जीरोधा, ये लोग उतना फोन करके लोगों का दिमाग नहीं खाता है, डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है, इस तरह से नॉर्मली ये लोग ऑपरेट नहीं करता, चाहे जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, जो भी मॉडर्न कंपनीज है वो ऐसे नॉर्मली नहीं करता है। बट हाँ, कुछ पुराने सिस्टम का कंपनीज हैं और क्लाइंट भी उसी तरह का है सर, वो भी पुराने कंपनीज के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो एक सेल्स प्रैक्टिस तो है, ठीक है। तो सेल्स प्रैक्टिस इनका भी है, ये भी अपना पॉपुलैरिटी डेवलप किया है थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। और पुराना कंपनीज जो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं अभी भी, वो तीनों चीज सेल्स प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि क्लाइंट के साथ कॉल करके, क्लाइंट विजिट करके, ठीक है, क्लाइंट के मतलब स्पेस में जाके, हर तरह का कोशिश चलता है मार्केट में। और देखो सर, कोई भी बिजनेस बनाना हो ना दुनिया में, एक बात तो मान लो सर, बिना सेल का क्या करोगे? ये बात बार बार बोल रहा हूँ सर, आप सेल्स प्रैक्टिस जो भी है, चाहे वो स्टॉक सेल्स हो, चाहे वो ब्रोकिंग फार्म का काम हो, चाहे वो इन्वेस्टर का काम हो, ठीक है, चाहे किसी भी मैटर का प्रोडक्ट हो, जैसे ये सब क्या है, एक्चुअली दीज आर ऑल फाइनेंशियल प्रोडक्ट। स्टॉक मार्केट में ब्रिटानिया, टाइटन, हैवेल्स, पिडिलाइट, जो भी आपको यहाँ पर कुछ कंपनीज का नाम दिख रहा है, ठीक है, ये कंपनीज यहाँ पर क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्ट बेचने तो नहीं आया सर। हाँ, ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए तो नहीं आया, ये अपने आप को बेचने के लिए आया, ठीक है, आओ मुझे खरीद लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कृतिका। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट बेचने नहीं आया सर, ये सिर्फ अपने आप को बेचने आया है। तो ये भी सेल कर रहा है अपने आप को, खुद को सेल करने आया है। तो सर सेल करना कोई खराब चीज थोड़ी है, खराब तो छोड़ो सर, सेल इज दी ओनली थिंग, सेल इज दी ओनली थिंग। सर आप लोग मैं ये चीज इकोनॉमिक्स क्लास में डिस्कस करता हूँ या फिर दूसरे क्लास में, आप लोग इसको जानते हो सर, अमन गुप्ता को जानते हो? हेलो, है सर। बोटेर कौन है? हाँ सर, बोट का फाउंडर अमन गुप्ता, ठीक है, सर इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट माने ऑब्वियस बात है कि वो फाइनेंस का बंदा है। हाँ सर, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉ, ये सब नॉर्मली ऑडिट, दीज आर द कोर एरिया ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नॉर्मली ये सब फील्ड में अपने आप को डेवलप करते हैं और इसी के लिए इनको जाने जाते हैं और इसीलिए इनका दबदबा भी है ना। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट, तो अमन गुप्ता अपना कंपनी को, हेलो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। अमन गुप्ता अपनी कंपनी को अकाउंट्स बना के, फाइनेंस रेडी करके, टैक्सेशन रेडी करके, लॉ रेडी करके, ऑडिट रेडी करके, तब जाके बोर्ड बनाया क्या? हाँ, यानी क्या कंपनी का अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉ, ऑडिट, इसको संभालते संभालते बोर्ड बन गया? या बोर्ड बनाने के पीछे मार्केटिंग? हाँ सर, बोर्ड बनाने के पीछे सबसे बड़ा स्किल क्या क्या लगाया इन्होंने? मार्केटिंग एंड सेल्स। मान लो सर बात, ये समझ लो, सोसाइटी में थोड़ा सा क्या है ना, हर इस सब चीजों को लेके ना थोड़ा एक बायसनेस है। लोगों को लगता है कि लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है सेल्स मार्केटिंग इज अ डब्बा वर्क, ये कुछ काम नहीं है। गलत सोच है, परसेप्शन गलत है। आप किस तरह से कर रहे हो उस पर मायने रखता है। मतलब सेल्स मार्केटिंग के नाम पे लोगों को चूना लगाना या फिर टारगेट का बार्डन लेके दिमाग खराब करना, ठीक है, इसका मतलब अगर आप टारगेट, कोई भी काम अगर किसी पे बार्डन लगे तो समझ लो कि वो काम उसके लिए नहीं है, या फिर वो अभी रेडी नहीं है उस काम को करने के लिए। इस बात को ध्यान से समझना, अगर कोई काम करना किसी को बार्डन लगता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो उस चीज को खराब बोलेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि काम खराब होता है, हर काम के लिए हर बंदा बना हुआ है। वो हर किसी का ना एक अपना अंदर का स्किल्स होते हैं। जैसे इन्होंने पढ़ाई कर लिया, दिमाग वाला था, पास कर लिया सीए जैसा, इंडिया क्या वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, वर्ल्ड में जितना टफ एग्जाम होते हैं उनमें से चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक है। बंदा पास किया, इतना मेहनत किया, लेकिन रेगुलर एरिया छोड़ के मार्केटिंग एंड सेल्स का बंदा बन गया। जेबीएल में काम करता था सर, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो जेबीएल क्या है। जेबीएल में काम करता था, जेबीएल में काम करते करते उनका ही कॉन्सेप्ट समझ गया
और JBL का आज सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया, और इसका पूरा स्किल्स मार्केटिंग एंड सेल्स का है, इसमें पूरा स्किल्स मार्केटिंग सेल्स का है। आज बोट अपना प्रोडक्ट इंडिया में बना रहा है, बोट आज इंडिया में अपना प्रोडक्ट बना रहा है, बट अगर जब वो स्टार्ट किया था 2016 के आसपास में, तब वो चाइना से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता था, ब्रांडिंग करता था और मार्केट में बेचता था। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में मार्केट में इससे पहले भी काफी लोग आया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मार्केट, इतना नॉलेज है इनके पास, हाँ ऑब्वियसली इनका जो CA का नॉलेज है ना, ये इनको हेल्प किया। और आपको एक स्पेशल बात कर दूं, बोट के बारे में मार्केट में एक ऐसा खबर है कि रिसेंटली इंडिया में जितना भी स्टार्टअप बना है ना, इसमें से बोट एक है। और आप लोग जानते भी हो, शार्क टैंक में आप इनको रेगुलरली देखते हो। मैं इनके बारे में क्या बोलूँ, इनको इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, और मैं ऐसा कोई नहीं हूँ जो इनके बारे में बात करूँ, मेरा इतना औकात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक अलग लेवल के बात कर रहा हूँ, मैं आपको अमन गुप्ता के बारे में बोलने का मेरा ऑथोरिटी नहीं है सर, क्या मैं बोलूँ, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो। मैं आपको सेल्स प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा अलग पहलू में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली इक्विटी सेल्स के बारे में बात करेंगे, बट आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखो सर, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखो जो अपना कोर एरिया छोड़ के एक कंपनी बिल्ड किया। और कंपनी बिल्ड करने का सबसे कोर एरिया क्या है कि किस चीज से कंपनी को बिजनेस मिलता है। हाँ, जिसको इंडिया में एक चालू लैंग्वेज है सर, चालू लैंग्वेज समझते हो? हाँ, थोड़ा सा साउंड बैड लगता है, मतलब कान में अच्छा नहीं लगता। जो लोग थोड़ा सा भद्रो टाइप होते हैं ना सर, ऐसे बंगाली भद्र लोग जैसे होते हैं, तो भद्र लोगों को ये वर्ड पसंद नहीं आता। द वर्ड इज कॉल्ड धंधा, ठीक है। लेकिन ये धंधा वर्ड एक चालू हिंदी लैंग्वेज है जो नॉर्थ इंडिया में या वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में चलता है, गुजरात मुंबई साइड में, वहाँ धंधा वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। भाई धंधा पानी कैसा चल रहा है, बंगाल में धंधा को थोड़ा बैड लैंग्वेज में यूज किया जाता है। हाँ, उसका दूसरा रीजन है, मैं उसमें बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो गुजरात साइड में, महाराष्ट्र साइड में ना, कोई किसी से मिलता है ना, जैसे कुछ दो मारवाड़ी लोग अगर काफी दिन बाद मिल गए ना, तो एक दूसरे को यही पूछता है, दो मारवाड़ी बंदा अगर मिल गए सर, पुराने लोग ऐसे होते हैं, और बताओ धंधा पानी कैसा चल रहा है, ठीक है। মানে আমরা जैसे बंगाली लोग कैसे बात करते हैं कि কেমন আছো, सब ठीक আছে তো, বাড়ির সবাই ভালো কিনা। हाँ, तो मारवाड़ी लोग ऐसे नहीं करते। हाँ, वो भी पूछेगा घर वाले कैसे है नहीं है, लेकिन पहले पूछेगा धंधा पानी कैसा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि धंधा पानी ठीक चल रहा है मैंने घर वाला भी खुश है क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। ये तो कोर बात है सर, मैं तो मानता हूँ बात को। हाँ, वो बात है कि सबका अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। बंगालीज लोग पहले पैसा वाला बात नहीं करता है, लेकिन मन ही मन में अंदर में चलता है कि पैसा होता तो अच्छा होता। चलो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप कोई भी चीज बना लो दुनिया में, मार्केटिंग स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं दादा सेल्स अच्छा नहीं है, अरे बाबा सेल्स अच्छा नहीं है तो फिर ये बंदा कैसे बनाया बोर्ड को, सेल करके ही बनाया। सेल हुआ तब ना अकाउंट्स करेगा। अच्छा आप मुझे बताओ, सेल नहीं होगा तो अकाउंट्स कैसे करेगा, फिनांस। हाँ बोलो। বোটেরও স্যার আইপিও আসছে। आईपीओ আসছে, हाँ मे भी, लेकिन ये प्रॉफिटेबल हाँ, कंपनी है। जितना भी स्टार्टअप आया है उसमें से ये प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग नहीं है। जैसे पेटीएम, नाइका, जोमेटो, आप लोग सब जानते हो शेयर में क्या हुआ है। हाँ, किस तरह से। ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ভালো, हाँ, बोर्ड का फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छा है। और লাস্ট ইয়ার তো ভালো প্রফিট পেয়েছে। यस सर, अब इसके पीछे मेन रीजन क्या है जानते हो? इसके पीछे वन ऑफ द बिग रीजन है कि बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्यों जानते हो? क्योंकि हम लोग, आप लोग सभी, कोई आप लोगों से काफी लोग सीए का भी पढ़ाई कर रहे हो मेरे पास, ठीक है, या फिर कहीं से भी करते हो। तो सीएस का जो लोग पढ़ाई करते हैं, सीएमए का पढ़ाई करते हैं, उनको एक चीज पता होना चाहिए कि सर रेवेन्यू से क्या करते हैं, रेवेन्यू से एक्सपेंस को हटाओ, रेवेन्यू से एक्सपेंस को हटाओ तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो एक सिंपल सा फंडा है बिजनेस का कि हमें इतना रेवेन्यू अर्न करना है, खर्चा से ज्यादा करना है। तो खर्चा से रेवेन्यू हटाओगे, सॉरी रेवेन्यू से खर्चा हटाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है, तो प्रॉफिट करके चलना है। मतलब नॉर्मली क्या है ना, बहुत सारे बिजनेस आज की डेट में, जैसे कि स्टार्टअप, ऑब्वियसली वैल्यूएबल स्टार्टअप बना है। अगर आप किसी का भी नाम ले लो, उसमें पेटीएम, नाइका, जोमेटो, ओला, ठीक है, ओयो, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आया है सर। बट कुछ लोग तो फ्रॉड भी कर लिया, मैं नाम ले लूंगा, मैंने एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए। अब बाइजू का हालत देखो, अब बाइजू का हालत देखो,
आजकल ऐसे बहुत सारी कंपनी फ्रॉड भी कर रहे हैं। मैं बाइजू को फ्रॉड नहीं बोल रहा हूँ, बट कुछ तो गड़बड़ किया ना अकाउंटिंग में। ऐसे फ्रॉड कहना गलत होगा, बट फिर भी थोड़ा इज्जत से ही बात कर लेते हैं। तो अपने वैल्यूएशंस को उल्टा सीधा करने का क्या जरूरत है? जो है सीधा सीधा करो। कम है तो कम दिखाओ, ज्यादा है तो ज्यादा दिखाओ। झूठ काहे बोलना? अब इसका एक सुविधा क्या हुआ, ये खुद इसका एक इंटरव्यू में एक्चुअली पढ़ रहा था, तो उसी में ये बता रहा था कि देखो ठीक है, मार्केटिंग वगैरह तो मैं करता हूँ, सब कुछ जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग करना, सेल्स करना, उसके बिना बिजनेस में कुछ नहीं है। तो आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ सर, एक छोटा सा सीक्रेट। सेल्स एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से कभी पीछे मत भागना, ठीक है? अगर आपके अंदर सेल्स मार्केटिंग स्किल्स नहीं है तो स्किल जनरेट करने का कोशिश करो। अगर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन किसी और को रख लो अपने सामने। लेकिन आप एक चीज ध्यान से दिमाग में रख लो सर, बिना सेल्स का, बिना मार्केटिंग में दुनिया में कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। छोटा से छोटा बिजनेस भी बड़ा नहीं बन सकता विदाउट प्रॉपर सेल्स एंड मार्केटिंग टेक्निक। ऑब्वियसली एथिकल सेल्स एंड एथिकल मार्केटिंग, जिसके बिना सब अधूरा है। अकाउंटिंग अधूरा है, फाइनेंस अधूरा है, टैक्सेशन अधूरा है, लॉ भी अधूरा है, ऑडिट भी अधूरा है, क्योंकि पहले वो चीज चाहिए। तो हाँ, इसका एक सुविधा ऑब्वियसली है, बेनिफिट जो इनको सबसे ज्यादा मिला, जो बाकी लोग नहीं कर पाया कॉम्पेटिटिवली। सीरियसली सर, इनके दिमाग में ना आइडिया के साथ साथ क्या क्या था सर? कैलकुलेशन। हेलो, आप समझ पा रहे हो? ये जो घिसा है ना सीए की पढ़ाई में, ये इसको बहुत कुछ सिखा दिया। एक तो पेशेंस सिखा देगा, दूसरा कैलकुलेशंस, प्रॉफिट लॉस का बेसिक हिसाब किताब, ठीक है, इनके दिमाग में चलता है। और ये एक वन ऑफ द बिग रीजंस है, वन ऑफ द बिग रीजंस है कि इसके ऑब्वियसली नॉर्मली जो ट्रेडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं ना, वो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थोड़ा कम ही होता है। वो अपने प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर बेस करके ही अपना काम करते हैं। लेकिन ये थोड़ा हटके काम किया, क्योंकि मार्केटिंग स्किल्स या सेल्स स्किल्स सीए में नहीं सिखाया जाता। सीए क्यों? कोई भी प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं है, लाइक ना तो चार्टर्ड में है, ना तो सीएमए के अंदर है, ना तो सीएस के अंदर है। बट शायद वक्त आ गया है, शायद वक्त आ गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, वो लोग भी कुछ फील कर रहे हैं कि हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, मैं छोटा सा बस एक बात याद आया तो मैं आपको बता दिया, शेयर कर दिया कि सेल्स प्रैक्टिस में बात करने के लिए यहाँ पर हम लोग कल से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कुछ तो बात होना चाहिए कि सेल्स प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेल्स प्रैक्टिस के साथ साथ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बातचीत हो चुका था। अच्छा, आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। ये सब मैं थोड़ा कर लिया था। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीडियर्स। हेलो, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है सर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग? यस, कोई तो बोलो। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में क्या क्या सोच है आपका? বল, নন্দন তথা এনিওয়ান। ব্ল্যাক টাকাকে ইকোমান সরি সব বলছি ব্ল্যাক টাকাকে ইকোনমি থেকে হোয়াইট করে চালানো বাকি কথা এখানকার টাকাকে ওখানে এখানকার টাকাকে ওখানে পাঠানো মানি এক্সচেঞ্জ मनी एक्सचेंज करा, बेसिकली ब्लैक को व्हाइट करना, वो भी इलीगल तरीके से। एक तो पैसा पैसा खुद ही इलीगल था, यानी ब्लैक मनी मैंने ऐसे ही वो अपने आप में इलीगल है, बट उसको किसी भी तरह से व्हाइट के अंदर कन्वर्ट कर देना। और इसमें स्टॉक मार्केट एक बड़ा जगह है सर, ठीक है। लेकिन क्या गवर्नमेंट आपको परमिशन देता है? सेबी आपको परमिशन देता है इसका? नहीं सर, ना गवर्नमेंट देता है, ना सेबी देता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानने के लिए ना थोड़ा सा हमें आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करना चाहिए। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग एक्ट है सर इंडिया में, मनी लॉन्ड्रिंग एक एक्ट होता है, ठीक है। तो जिसको हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या PMLA, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है, एक क्राइम है सर। द टर्म मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस इज डिफाइंड एज ए whoever acquires, owns, possesses और ट्रांसफर एनी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। माने कोई भी पैसा आप क्राइम करके निकालते हो और knowingly enters into any transactions which is related to proceeds of crime either directly or indirectly or conceals or aids, ठीक है, मैंने छुपाना या फिर कोई हेल्प, कुछ भी, ठीक है, in the concealment of the proceeds or gains of crime within India or outside India. The Prevention of Money Laundering Act is an act to prevent money laundering and to provide for confiscations of the property
डिराइव फ्रॉम, मतलब वो छीन लिया जाएगा और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉर रिलेटेड मैटर्स। ठीक है, तो सर ये तो अपने आप में एक एक्ट ही है, इसके ऊपर एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया के अंदर है। नॉर्मली जो लोग सीए स्टूडेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स, उनको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर नॉलेज एग्जीक्यूटिव लेवल में मिल जाता है। चार्टर्ड एंड सीएमए वाले को फाइनल लेवल में ये एक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर एनआईएसएम में भी क्या पढ़ेंगे सर? पढ़ेंगे तो नहीं, जानेंगे, बिकॉज आप लोगों को पता है कि हम लोग इतना कोर में नहीं बात करते। ये शॉर्ट पीरियड कोर्स है सर, इसमें इतना डिटेल्स लाइक नॉट लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट लाइक सीएमए, इनकी तरह थोड़ी ना इतना डिटेल्स में चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक टच एंड गो करके चलेंगे, पर हाँ स्टॉक मार्केट एंगल से देखेंगे कि इस चीज में क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ना एक सीएफए मटेरियल से ही मैं कुछ बातें हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ओके, तो चलो मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ आपसे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, और मार्केट में क्या क्या इकोनॉमिक प्रोसेस है इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। एक्चुअली ये ना अभी एक देश का मुद्दा नहीं रहा सर। ठीक है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये एक कंट्री का मुद्दा नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम, इट्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम सर। तो ये प्रॉब्लम को बंद करने के लिए दुनिया भर में इंटरनेशनल एफर्ट किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है। अब देखो कितना काम होता है, आई थिंक हो जाएगा, बिकॉज जितना मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम कम होगा उतना ही टेरर अटैक वगैरह कम होगा। ये एक्चुअली ये टेररिज्म प्रॉब्लम जो दुनिया में फैल गया है ना सर, ठीक है, जाति का बात नहीं है, टेरर का कोई धर्म नहीं होता सर। ठीक है, टेरर का कोई धर्म नहीं होता, जो अपने धर्म को समझते नहीं है वही टेरर फैलाते हैं। टेररिज्म एक रोग है सर। ठीक है, ये एक मेंटल रोग है, मानसिक तरीके से भयंकर टाइप का एक रोग है। इस रोग को दूर करने के लिए दुनिया को एक होना पड़ेगा और एक एथिकल समाज, एक मोरल वैल्यूएबल समाज बनाना पड़ेगा जो इंडिया लीड करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का हब है इंडिया, और स्पिरिचुअलिटी बिक भी रहा है। इंडियन स्पिरिचुअलिटी दुनिया भर में बहुत सेलेबल है सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं अभी उसमें बात नहीं करूंगा, बट अभी मनी लॉन्ड्रिंग पे बात करूंगा। तो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या बताना चाहता है? द इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी। इन सिंपल दिस इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग। जैसे कि इंडिया में भी ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, बट दुनिया में कुछ बड़े बड़े कंट्रीज हैं, मैंने बड़ा कंट्री मैंने इंडिया भी बड़ा देशों में आता है, कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग में, जैसे मेक्सिको, ठीक है, कुछ अफ्रीकन नेशंस, साउथ अमेरिकन नेशंस ड्रग ट्रैफिकिंग में नंबर 1 है। टेरर फंडिंग, क्या बताऊं मैं इनके बारे में, हमारे बगल में ही एक है सर, नाम लेना चाहिए? चलो छोड़ो, समझ गए, समझदारों को इशारा काफी है। टेररिस्ट फंडिंग बगल में, मैंने पश्चिम बंगाल के बगल में नहीं, पश्चिम में, वेस्टर्न साइड में, appear to have come from a legitimate source, मैंने ऐसा दिखाना चाहेंगे कि जैसे सब कुछ सही जगह से आया है, बट एक्चुअल में वो गलत जगह से आया है। ठीक है, लेजिट माने जो लीगल है। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि दिखाना चाहेंगे appear to have come from a legitimate source, बट एक्चुअल में वो लेजिट नहीं है। ओके, तो ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली मैं आपको धीरे धीरे कहाँ लेके जाऊंगा, आपको लेके जाऊंगा कि इसके साथ शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट या फिर मॉनेटरी सेगमेंट में इसका क्या कनेक्शन है और कैसे होता है। सो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग इज द इलीगल प्रोसेस ऑफ मेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी generated by criminal activity such as drug trafficking, terrorist funding, appear to have come from a legitimate source. The money from the criminal activity is considered dirty, है ना, सिंपल बात है, गंदा बात है, and the process launders it to make it to clean, मतलब ऐसा लॉन्ड्रिंग होता है जिसमें इसको दिखाया जाता है कि क्लीन है। मनी लॉन्ड्रिंग इज ए सीरियस फाइनेंशियल क्राइम, और ये फाइनेंशियल क्राइम सिर्फ फाइनेंस तक ही नहीं रहता है सर, ये समाज को अंदर से बर्बाद कर देता है। क्योंकि पैसा, जैसे इंसान को, पैसा क्या चीज है? पैसा, सुनने में थोड़ा साउंड खराब लगता है, पैसा पैसा क्यों कर रहे हैं सर? वही तो है ना सर, तू पैसा पैसा करती है और पैसे पे ही मरती है ना। एक बात बता दूं पैसे की, चलो आगे बता, छोड़ो, अब गाना थोड़ी गाना है। तो पैसा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर, इससे आप मंदिर भी बना सकते हो और इससे आप टेररिस्ट आप भी बना सकते हो। पैसा सब कुछ है, अब आप पे निर्भर करता है कि आप क्या बनाओगे। ठीक है,
मंदिर बनाओगे तो लोगों के अंदर सही शिक्षा फैला पाओगे। ठीक है, मंदिर माने कोई स्ट्रक्चर थोड़ी है, मंदिर एक पॉजिटिव ऊर्जा का जगह होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि चारों तरफ मंदिर बनाओ, मंदिर भी चारों तरफ नहीं बनाया जाता, उसका भी कुछ एंगल होता है, कॉन्सेप्ट होता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास पैसा है, आप उस पैसे से मंदिर बनाओ, मंदिर के अंदर से आप शिक्षा बनाओ। मतलब एक्चुअली मंदिर में ब्राह्मण होते हैं, वो घंटी हिला के पूजा करना थोड़ी पूजा होता है सर। प्रॉपर एजुकेशन सोसाइटी को स्प्रेड करना पूजा होता है, जैसे कि रामायण तुलसीदास ने जैसे किया था। तो कहने का मतलब यही है। ठीक है, आज इस्कॉन जो काम करना चाह रहा है, इंटरनेशनल लेवल में अपने आप को डेवलप किया है, सो दैट इज वेराइटीज ऑफ बातें हो सकता है। हाँ, हर चीज का थोड़ा खराब चीज भी है, मैं उसमें बात नहीं करूंगा, बट माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि आपके पास पैसा है तो उस पैसे से आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो अच्छा, आप देश को सुंदर बनाओ, साफ सुथरा बनाओ, टूरिज्म एक्टिविटी डेवलप करो, लेकिन आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से टेरर भी बना सकते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सीरियस फाइनेंशियल क्राइम दैट इज एम्प्लॉयड बाय व्हाइट कॉलर। और इंटरेस्टिंग बात है सर, समाज के एडुकेटेड लोग ही यही काम करते हैं। यस सर, जिनके पास नॉलेज है वही करता है व्हाइट कॉलर। एक्चुअली दो तरह का कॉलर होता है ना, एक ब्लू कॉलर जो लेबर लेवल में आते हैं, और एक होता है व्हाइट कॉलर जो मतलब जो जिनका दिमाग काम करता है, सिंपल। ठीक है, एंड स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल्स लाइक, मतलब ऐसे तो वो एडुकेटेड है बट काम ऐसे करते हैं जैसे स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल जैसा। मतलब स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल इससे अच्छा है, स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल को हम लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, बट व्हाइट कॉलर को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। ओसामा बिन लादेन ठीक है, वो कोई छोटा मोटा बंदा थोड़ी था सर। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो और ओसामा बिन लादेन को देखो। ठीक है दोनों को देखो सर, ये भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, ये भी साइंटिस्ट, वो भी साइंटिस्ट, बट साइंस को एक ने मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देश के तरक्की में कन्वर्ट कर दिया, साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया, और दूसरे को देखो साइंस को क्या कर दिया। ठीक है, मोस्ट फाइनेंशियल कंपनीज टुडे हैव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज। आज की डेट में मैक्सिमम फाइनेंशियल कंपनीज के पास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज है टू प्लेस टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट दिस एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें ना मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दूंगा। ये एक समरी बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। अच्छा, हाउ मनी लॉन्ड्रिंग वर्क्स, द बिग नेक्स्ट बिग क्वेश्चन। दूसरा सवाल, हाउ मनी लॉन्ड्रिंग वर्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग इज एसेंशियल फॉर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस that wish to use illegally obtained money effectively, dealing with large amount of illegal cash। बेसिकली ये लोग कैश में डील करते हैं, बैंक के थ्रू से डील करेगा तो फंस जाएगा। ऐसे अगर इंडिया में जो आरबीआई है वो कोर बैंकिंग में चलता है, और कोर बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई में कोई तो ऐसा बंदा है ना जो ऑनेस्ट है, ऑब्वियसली। अब सिस्टम के अंदर सारे लोग थोड़ी करप्टेड होंगे, सब करप्टेड हो जाएंगे ना, तो कंट्री यानी इंडिया जैसा देश कब मतलब खत्म हो जाएगा सर, चलना मुश्किल हो जाएगा। सब करप्टेड नहीं है, नहीं है सर, सच में नहीं है। आशा करते हैं कि दिन ब दिन करप्शन कम होगा, इतना मेरे को भी इच्छा है और आप सभी को भी इच्छा होगा। करप्शन दिन ब दिन कम होता जाएगा और होगा भी होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत करप्शन आपको आसपास में देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं छिटका चोर, वैसा रहेगा, लेकिन वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, बिकॉज समाज जाग रहा है सर। अभी पहले से ज्यादा एडुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में हैं, है ना। आप देखो एक बार नजर नजर घुमा के देखो, लालू प्रसाद का जमाना खत्म। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी कुछ परिवर्तन चाहिए, सही लोग सही जगह में होना चाहिए। हो रहा है सर, पहले से बेहतर हो रहा है, लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि व्हाइट कॉलर में भी अगर मतलब नॉलेजेबल बंदा अगर क्रिमिनल बन जाए तो मुश्किल है, जिसपे आप भरोसा करते हो। तो डीलिंग विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इलीगल कैश इज इनएफिशिएंट एंड डेंजरस। क्रिमिनल नीड्स अ वे टू डिपॉजिट मनी। क्रिमिनल क्या चाहता है, वो अपना पैसा को साफ बनाना चाहता है इन लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी तरह से वो अपना इलीगल कैश को सही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू से, लेजिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू से साफ करना चाहता है, मतलब क्लियर करना चाहता है। Yet they can only do so if it appears come from legitimate source. But normally फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तभी कर सकता है ना जब वो ठीक ठाक सोर्स से आए, तभी उसको डिपॉजिट ले सकता है, बट फिर भी गड़बड़ हो जाता है ना, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी टिपिकली इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ये स्टेप्स थोड़ा जानो सर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर मैं आपको स्पेशल बता रहा हूँ। ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस चलता कैसे है ना। सुनते थे हैं हम लोग कि मनी लॉन्डर, बट इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या काम करता है।
इसमें 3 प्रोसेस काम करता है, एक प्लेसमेंट का, एक लेयरिंग का और एक इंटीग्रेशन का। प्लेसमेंट माने सरपिटियसली इंजेक्ट्स द डर्टी मनी, ठीक है, यानी जो गंदा मनी है, जो इलीगल पैसा है, ठीक है, जो गलत तरीके से कमाया गया है, उस पैसे को लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट करना। ऑब्वियसली लेजिटिमेट सिस्टम में तभी डाला जा सकता है जब उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो, यानी करप्शन कहीं ना कहीं। सेकेंड पॉइंट को कहा जाता है लेयरिंग करना। लेयरिंग कॉन्सिल्स द सोर्स ऑफ द मनी, ठीक है, उसको छुपाना थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड बुक कीपिंग ट्रिक्स। बुक कीपिंग माने अकाउंटिंग को बुक कीपिंग कहते हैं सर, है ना? अरे अकाउंटिंग का दूसरा नाम बुक कीपिंग है कि नहीं? कि रे सबाई बुझते पारছে तो? अकाउंटिंग का दूसरा नाम है बुक कीपिंग। अब कोई भी चीज अकाउंटिंग में डाल दो, कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में डालने से वो ना जैसे धोआ तुलसी पाता हो जाता है। बंगाली में एक बात करते हैं ना, मतलब तुलसी पाता पवित्र होता है ना, पूजा में काम आता है, तो हम लोग इसलिए बोलते हैं ना एकदम तुम धोआ तुलसी पाता। तो धोआ तुलसी पाता माने अकाउंट्स में जब किसी ट्रांजैक्शंस को डाल दिया जाए और उसमें ऑडिट करवा दिया जाए, फिर उस पर कोई सवाल नहीं उठाते। नॉर्मली हमारे देश में ऑडिट कौन करते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, नो डाउट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं सर। फाइनेंशियल फ्रॉड जो कुछ भी होता है उसमें सीए का तो बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि देश को बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान अगर सीए का है तो बर्बादी में भी है ना, फाइनेंशियल लेवल में। अगर देश का सेना, जैसे आप सोचो कि जो मिलिट्री फौजी देश के बॉर्डर में तैनात है, हम सबको प्रोटेक्शन दे रहा है, अगर वो पाकिस्तान से या चाइना से पैसा खा के बिक जाए, अब हमारा क्या होगा कालिया? ये कुछ ऐसा ही बात है, ठीक है। सोच लो आप। तो ऑब्वियस बात है कि फौजी गद्दार अभी तक तो नहीं निकला है, एक दो का बात अलग है, लेकिन फौजी गद्दार हो ही नहीं सकता इंडिया में एटलीस्ट, ठीक है। अगर वो गद्दार हो जाए तो देश बिक जाएगा सर, मतलब देश खत्म, बिकना छोड़ो, देश तो पूरा फिर से कॉलोनी हो जाएंगे किसी ना किसी का। चाइना को तो इच्छा है ही इंडिया को कॉलोनी बनाए, बट वो इच्छा चाइना का दूर हो गया, अब और नहीं सोच सकता, अब इंडिया इतना स्ट्रांग आ गया। अच्छा आगे देखो, तो अकाउंटिंग करके ऑडिटिंग कर दो और सीए साहब से, प्रैक्टिसिंग सीए साहब से साइन करवा दो। तो लेयरिंग कॉन्सिल्स द सोर्स ऑफ द मनी थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, बुक कीपिंग ट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा, वो एक लेजिट माना जाएगा। इन द फाइनेंस फाइनल स्टेप इंटीग्रेशन, तो प्लेसमेंट हो गया, लेयरिंग हो गया, इंटीग्रेशन। द नाउ लॉन्डर्ड मनी इज विथड्रॉन फ्रॉम द लेजिटिमेट अकाउंट। अब जो अकाउंट आपने क्रिएट किया, बेसिकली ना ये सेल कंपनी बना के किया जाता है। सेल कंपनी माने आप लोग जानते हो, सेल कंपनी माने? हाँ बोलो सर। ছোট কোম্পানি কি কোম্পানি বুঝলাম না। ছোট কোম্পানি? স্যার বেসিক্যালি সুটকেস কোম্পানি, লিগ্যাল কোনো অস্তিত্ব নেই, জাস্ট পেপার কাগজে অস্তিত্ব আছে। हाँ ওখান सर, থেকে थैंक यू। पेपर में है, रियल में नहीं, नॉट इन रियल। না আমি চিট ফান্ডের সাথে মানে চিট তোমার চিট ফান্ডের সাথে মোটামুটি কম্পেয়ার ভুলে গেছিলাম এটা না না ঠিক আছে, कोई কোনো ব্যাপার না, ओके। चिट फंड इज अ डिफरेंट थिंग। सेल माने बेसिकली, जैसे सेल माने क्या, खोल खोल, सेल का मतलब होता है खोल, है ना? अरे तुम लोग सेल नहीं उड़ाते हो, खोल मतलब बोमा, कछुआ का सेल नहीं होता वैसा ही। तो ये सेल है, मैंने छुपा हुआ है, एक्चुअल में नहीं है, तो ये इलीगल है। माने कंपनी वास्तव में नहीं है, पेपर में है। आप लोग नहीं देखा ये जो रिसेंटली जो बंगाल का कुछ पॉलिटिशियन लोग जेल में सड़ रहे हैं, वो लोग जो अपना पैसा वगैरह बनाया, उसमें भी कुछ इतना सारा सेल कंपनीज बना के का कुछ काम किया ना, पैसा को लेजिट करने के लिए। मैंने वो दिखा देते हैं कि वो कंपनी का कैपिटल है, ठीक है। फिर धीरे धीरे बिजनेस बना के कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं अपने रिलेटिव्स के अंदर, ठीक है। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस करके उसको अकाउंट्स में शो कर देते हैं। वो एक प्रोसेस है, 1 साल 2 साल लग जाता है, उसके बाद वो पैसा बैंक में आता है और फिर वो विथड्रॉ करने का मौका मिल जाता है, एंड टू बी यूज्ड फॉर व्हाटएवर पर्पस द क्रिमिनल हैव इज माइंड फॉर इट। और फिर उस पैसे को उठा के अपने पर्पस में यूज करते हैं, समझ रहे हो? लेकिन पूरा पैसा इलीगल पैसा है।
काम भी इलीगल है ऑब्वियसली, जो जिसका बेस इलीगल है उसका सारा चीज इलीगल है, माने कोलेटरल भी इलीगल है। नोट दैट इन द रियल लाइफ सिचुएशंस ये जो 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या 3 प्रोसेस बताया सर? एक प्लेसमेंट, एक लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। रियल लाइफ में तीनों सिचुएशंस आपको ऑलवेज नहीं दिखेगा, दिस टेम्पलेट में डिफर। मनी लॉन्ड्रिंग में नॉट इन्वॉल्व ऑल 3 स्टेजेस, सम स्टेजेस कुड बी कॉम्बाइंड और रिपीटेड सेवरल टाइम्स मतलब इंटीग्रेशन होता रहेगा, विथड्रॉन थोड़ा 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 करके करेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा तो ये करता है लेयरिंग, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, तभी तो अकाउंट्स में एक स्ट्रांगनेस आएगा ना। 4 साल 5 साल 6 साल का अकाउंट्स मेंटेन करेगा तब ना मजा, नहीं तो प्रूफ हो जाएगा इजीली। सब टाइम टेकिंग मैटर है सर। आगे देखो, देयर आर मेनी वेज टू लॉन्डर मनी। मनी लॉन्ड्रिंग करने का बहुत सारा तरीका है, फ्रॉम द सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स। From the simple to very complex, one of the most common techniques is to use a legitimate cash based business. सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कैश बेस्ड बिजनेस बनाना, जो बिजनेस कैश में डील करता है। इसीलिए देखना सर, गवर्नमेंट चाहता नहीं है कि कैश में डील करे लोग। 10,000 के ऊपर ऐसे इनकम टैक्स में आप लोग देखते हो, जीएसटी इनकम टैक्स में 10,000 के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन होगा तो फिर आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। 10,000 तक ठीक है, 10,000 के ऊपर जाने से मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस में आपको डिडक्शन इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर फिलहाल इधर देखो, तो कैश बेस्ड बिजनेस जो है ना वो सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा सोर्स है। फॉर एग्जांपल इफ द ऑर्गेनाइजेशन ओन्स ए रेस्टोरेंट, अगर मानो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक रेस्टोरेंट है, इट माइट इन्फ्लेट द डेली कैश रिसिप्ट्स। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कैश में डील करते हो तो आप इन्फ्लेट करना माने क्या? माने आप कैश को ज्यादा करके, माने आप ये भी दिखा सकते हो कि मैं कैश, मुझे आज आज सेल ज्यादा हुआ है, कैश रिसीव ज्यादा हुआ है, ऐसा दिखाने में कोई गड़बड़ तो नहीं होगा ना। एक सर्टेन लेवल तक आप कर सकते हो, हाँ वो अलग बात, ये ऑडिट में फंस जाते हैं लोग, ठीक है, जिनको नॉलेज है ना उनको सब कुछ ये सब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ऑडिटर सब समझ सकते हैं। सीरियसली कोई भी समझ जाएगा, जैसे डॉक्टर पेशेंट को देख के समझ जाता है, वैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल्स, कॉस्ट अकाउंटेंट या एनीवन, उन्हें भी समझना चाहिए। इसीलिए इतना नॉलेज का जगह है, इसीलिए इतना पापड़ बेलना पड़ता है, इतना इजीली पास नहीं कर जाते लोग। क्यों? क्योंकि जब तक आप घिसोगे नहीं, जानोगे नहीं, पास नहीं कराएंगे आपको। जो भी हो, अब भी मनी लॉन्ड्रिंग समझो, ये बहुत बड़ा गंदा चीज है सर। तो अगर आपके पास एक बिजनेस है, वो भी कैश बेस्ड बिजनेस है, तो आप डेली कैश रिसिप्ट को इन्फ्लेट कर सकते हो। द डेली कैश रिसिप्ट टू फनल इलीगल कैश थ्रू द रेस्टोरेंट। अब इलीगल कैश जो भी आपके पास है ना, वो रेस्टोरेंट में कैश दिखा रहे हो, मैंने आप बता रहे हो कि ये मेरा रेस्टोरेंट बिजनेस से है, ठीक है, एंड इनटू द रेस्टोरेंट्स बैंक अकाउंट, और फिर आप उसको अपने रेस्टोरेंट के बैंक अकाउंट में दे देते हो। आफ्टर दैट द फंड्स कैन बी विथड्रॉन एज नीडेड, क्योंकि वो रेस्टोरेंट का पैसा है। एंड दीस टाइप्स ऑफ बिजनेस आर ऑफन रेफर्ड टू एज फ्रॉड्स। माने हाथी के दांत, क्या कहते हैं रे हिंदी में? हाथी के दांत, अरे बोलो, नहीं सुना ये मुहावरा? हाथी के दांत खाने का और दिखाने का और, ठीक है, माने हाथी दांत था के एक अंदर रहते हैं एक बाहर रहते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना सर, उसको बोलते हैं हाथी के दांत दिखाने का एक और खाने का एक। इसको फ्रॉड कहते हैं, माने सामने रेस्टोरेंट है बट एक्चुअल में वो रेस्टोरेंट तो कुछ नहीं है, बहाना है। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस। अब बैंक के पास क्या है सर? बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट लार्ज कैश ट्रांजैक्शंस एंड अदर सस्पिशियस एक्टिविटीज। अगर कहीं पर भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होता है ना, तो बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि भाई इतना पैसा कहाँ से आया, और इसी में बैंक फंसते हैं। बैंक में जो चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं, वो फंस जाता है सर। क्यों फंसता है? क्योंकि वो बताता नहीं है, घोटाले में शामिल है, पैसा इतना लालच देता है ना। बैंक से रिकॉर्ड टू रिपोर्ट लार्ज कैश ट्रांजैक्शन एंड अदर सस्पिशियस एक्टिविटीज दैट माइट बी साइंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो बैंक मैनेजर बनना या बैंक का सीईओ चेयरमैन बनना नॉर्मल बात तो नहीं है, इतना ज्ञान तो होना चाहिए, है ना। हवा में घूम, मतलब नींद लेने से थोड़ी होगा। ओके, वेरिएंट्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग देखो, वन कॉमन फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज कॉल्ड स्मॉफिंग। क्या बोलते हैं? स्मॉफिंग, ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चरिंग। स्मॉफिंग बोलते हैं इसको,
इसको स्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। दिस इज वेयर द क्रिमिनल ब्रेक्स अप लार्ज चंक्स ऑफ कैश इनटू मल्टीपल स्मॉल डिपॉजिट। बहुत भयंकर काम है सर, पूरा चेन बना के काम करते हैं सर। बुझते पारछे तो सबाई? हेलो, आज मनी लॉन्ड्रिंग पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ বল, বুঝতে পারা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। चलो सर। The criminal breaks up large chunks of cash into multiple small deposit, often spreading them over many different account to avoid detection. जैसे आप लोग कोरोना के टाइम पे कुछ लोगों के पास ब्लैक मनी, जिनके पास था, कुछ लोग नहीं, काफी लोग था, उन लोग ऐसे किया है सर। आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आप अपने कनेक्शन में देखो, मैं अपने कनेक्शन में देख लिया, ठीक है, कि वो क्या किया। जिनके पास भी करोड़ों था घर पे पड़ा हुआ, वो क्या किया, जब अपने रिलेटिव्स को, ठीक है, भरोसा करके दिया, कोई कोई रिलेटिव तो मार लिया सर। उसका असुविधा का फायदा उठा लिया, ठीक है। जिसके पास भी करोड़ों पैसा था, 5 लाख के ऊपर तो डिपॉजिट अलाउड नहीं था पर अकाउंट में, है ना। उसके बाद शायद 5 लाख को थोड़ा सा बढ़ाया था। तो आप सोचो कि क्या हालत होगा। वही वाला काम है, ये लोग रेगुलरली करता है। The criminal breaks up large chunks of cash into multiple small deposits, often spreading them over many different accounts to avoid detection. Money laundering can also be accomplished through the use of currency exchange, wire transfer, mules, cash smugglers, ठीक है, mules माने cash smugglers, who sneak large amount of cash across borders and deposit them in foreign accounts. ये कई बार हम लोग सुनते हैं ना, वो स्विस बैंक वाला कहानी, पॉलिटिशियन लोग चिल्लाते हैं, और स्विस बैंक अपना पॉलिसी रखता है कि वो किसी को अपना डिटेल्स नहीं देता। पर मनी लॉन्ड्रिंग एनफोर्समेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। ऐसे ऐसे कंट्री में पैसा रखते हैं जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग एनफोर्समेंट इज लेस स्ट्रिक्ट। अब कंट्रीज को भी तो समझना चाहिए। ऐसे अगर स्विस बैंक दूसरे का पैसा लेता है, इलीगल सोर्स का पैसा लेता है, और किसी का भी डिटेल सामने नहीं लाता, चलो ठीक है, अपने क्लाइंट के बारे में सोचना चाहिए। यू मस्ट थिंक अबाउट योर क्लाइंट। बट सर, अगर कोई इंटरनेशनल फ्रॉड हो रहा है, इसे तो रोकना चाहिए ना। सिर्फ मेरे पास पैसा आएगा ऐसा बोलने से बात थोड़ी चलेगा सर। आपको पता है एक चीज, ये आज अमेरिका इतना चिल्ला रहा है क्योंकि वो मरा है। उसको मार पड़ा है, थप्पड़ पड़ा है उसको। एक जमाने में, आज हम लोग टेररिज्म को चुप करने के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले अमेरिका सामने आता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत झेलना पड़ा है। गलत चीज को जो भी बढ़ावा देता है, चाहे डायरेक्टली पॉलिटिकल फेवर करके या फिर इनडायरेक्ट वे में फाइनेंशियल फेवर करके, मैं आपको बताता हूं, आप लिख लो सर, गोल्डन वर्ड्स में लिख लो। जो भी कंट्री या पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो देश को चलाते हैं, जो गलत चीज को फेवर करेगा अपने फायदे के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल फायदा हो चाहे वो फाइनेंशियल फायदा हो, एक दिन वो उसी चीज के ऊपर बेस करके मरेगा। ये दुनिया का नियम है। मैं देखा सर, ये मैंने देखा, आप भी देखोगे। हाँ, शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको जरूर दिखेगा, पर लॉन्ग टर्म में सब मरेगा, सब मरेगा। मरेगा माने भयंकर तरीके से। मतलब ऐसा ना लगता है, जानते हो ना, कि मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उसका हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। सुने हो कबीर जी का, ये कबीर का गाना है सर, दोहा। कबीर कबीर बहुत फेमस संत है सर, उनका दोहा सुनना कभी, अगर थोड़ा बहुत हिंदी या मैं क्या बोलते हैं, ये यूपी वाला भाषा है, अवधी है, ये अवधी और हिंदी का मिक्स है, पुराना भाषा, ठीक है। ये लता मंगेशकर के गले में एक गाना है, सुन सकते हो, ठीक है। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू रोधे मोए, ठीक है। मतलब तू मेरे को रौंदता है, रौंदता है मैंने, जैसे जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, तो मिट्टी का बर्तन जब कुम्हार बनाता है ना, तो कुम्हार मिट्टी को क्या करते हैं, रौंदता है ना, मैंने उसको मारता है, पीटता है, फिर जाके वो जो जो भी बनाते हैं कुम्हार, उसको बनाते हैं। कुम्हार मैंने बेसिकली जो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो फिर माटी कहे कुम्हार से, तू रोधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगी तोए। मैंने एक दिन ऐसा आएगा ना सर, सबको मिट्टी के नीचे जाना पड़ेगा, चाहे कबर दे के हो या फिर जल के हो। तो वही गलत चीज को
हर चीज का बदला होता है, माटी भी नहीं छोड़ता है सर, माटी भी नहीं छोड़ता है, तो फिर ये भी मरेगा सर, और मर रहा है। आज अमेरिका को देखो, प्रूव है, जीता जागता प्रूव है, वो मरा है बोल के आज चारों तरफ टेरर के लिए बात करता है, नहीं तो वो कभी नहीं करता था। इंडिया तो कब से चिल्लाते हैं। जैसे आपको पता है G20 में क्या हुआ है, G20 में क्या हुआ है पता है? अभी तो G20 का चेयरमैनशिप इंडिया के पास है, मोदी जी चेयर है ना, चेयर कर रहे हैं उसको, चेयरमैनशिप। G20 का जो मेमोरेंडम है उसमें प्रोस्पेक्टस टाइप का होता है, तो G20 के प्रोस्पेक्टस में G20 का जो भी मेंबर्स कंट्रीज हैं, तो ये जब यूनाइटेड नेशंस बना था, उसमें G20 बना था, तो उसमें कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज लिया गया था, जिसके अंदर फ्रेंच है, इंग्लिश है, चाइनीज है, और भी कुछ कंट्रीज का भाषा है, बट इंडियन लैंग्वेज नहीं है, माने हिंदी या संस्कृत टाइप का कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि आजकल मोदी जी लीडरशिप कर रहे हैं, और सब कंट्रीज भी चाह रहे हैं कि मोदी जी लीडरशिप करे, तो वोट भी मिला है तभी ना मोदी जी लीडरशिप कर रहे हैं। तो G20 का उस जो मेमोरेंडा है उसमें संस्कृत में एक वर्ड लिखा गया है, उस वर्ड का नाम है सर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, माने वन अर्थ वन फैमिली, माने पूरा दुनिया, ये एक्चुअली भारत का कल्चर है कि पूरा भारत पूरा पृथ्वी को अपना कुटुंब मानता है। कुटुंब माने इन बंगाली में हम लोग कुटुंब वर्ड बहुत यूज करते हैं कि बाड़ीते कुटुंब एसছে, कुटुंब माने आत्मीय। ठीक है, तो भारत पूरा दुनिया को अपना आत्मीय मानता है, ये आज का बात नहीं है, ये बहुत वेदों के जमाने से है। तो ये वासुदेव कुटुंबकम आप देखना, मोदी जी जब भी कहीं पर भी भाषण देते हैं ना, ये वर्ड यूज करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चाइना वो बार बार बोल रहे कि नहीं, ये संस्कृत वर्ड नेशनल हमारे इसमें नहीं है, यूनाइटेड नेशंस के कॉन्सेप्ट में नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है, तो ये वासुदेव कुटुंबकम को हटाना पड़ेगा। लेकिन बाकी कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया अभी चेयरमैन है तो वो कर सकता है, और उसके पास पावर भी है, लीडरशिप भी है, और सबसे बड़ा चीज वो दुनिया को एक फैमिली की तरह मानता है और उसको बांधना चाहता है। बट चाइना को आपत्ति है, चाइना को आपत्ति है, ये है चाइना। क्या बताओ सर आपको, मतलब इतना सुंदर सा एक बात है वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वन फैमिली वन अर्थ वन फैमिली। ठीक है, कितना सुंदर सा बात है, जो आज नहीं सर, आज से 5000 7000 साल पहले का बोला हुआ बात है, रामायण महाभारत के जमाने का बात है। अब इस बात को दुनिया को मानने में क्या प्रॉब्लम है, और दुनिया को जरूरत है इस चीज का कि पूरा दुनिया हमारा कुटुंब है, आत्मीय है, रिलेटिव है, तभी ना हम किसी के साथ खराब बर्ताव नहीं करेंगे। अब इसको बोलते हैं इंडियन कल्चर। अब ये सब चीज भी तो मायने रखता है ना, ये सब स्मगलिंग वगैरह बंद करने में, क्योंकि स्मगलिंग में दूसरे का अच्छा ही नहीं सर, खराबी चाहा जाता है। ओके देखो, अदर मनी लॉन्ड्रिंग मेथड्स इंक्लूड, अच्छा और भी क्या क्या होता है वो भी देख लो सर, पढ़ लो थोड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग मेथड में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं। सर आज तो आप मनी लॉन्ड्रिंग पे पूरा क्लास खत्म कर दिए। अरे जरूरत है सर, ये सब नहीं जानोगे तो क्या जानो फिर। इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज सच एज जेम्स, देख लो, जेम्स माने, अरे क्या बोलते हैं इसको, मुनि रत्नो ये सब बोलते हैं ना, एंड गोल्ड दैट कैन बी मूव्ड इजीली टू अदर जुरिस्डिक्शन। कमोडिटी परचेज करो, जेम्स गोल्ड, इसीलिए देखना एयरपोर्ट के अंदर अब अगर कोई महंगा सोना या फिर जेम्स टाइप का चीज लेके इधर उधर करते हो ना, पकड़ा जाता है। करते हैं ना सर एयरपोर्ट में, अगर आपके अटैची के अंदर चाहे वो केबिन बैग हो या फिर आपका ये बैग, तो उसमें स्कैन करते हैं, और स्कैन में अगर ये सब जेम्स गोल्ड में अगर बहुत ज्यादा कुछ दिख जाए तो वो क्या कर लेता है, रोक लेता है ना। হ্যালো, কি রে করে এরকম, কারণ তুই একটা সার্টেন অ্যামাউন্টের উপর বেশি সোনার দানা নিয়ে বাইরে যেতে পারবি না। হ্যাঁ স্যার, इसका मेन रीजन यही है मनी लॉन्ड्रिंग। सोना सोना वगैरह लेके जाना बेसिकली यही कारण है, क्योंकि आप ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं छुपा के लेके जा रहे हो। डिस्क्रिटली इन्वेस्टिंग इन एंड सेलिंग वैल्यूएबल एसेट्स सच एज रियल एस्टेट, कार्स एंड बोट्स, गैम्बलिंग एंड लॉन्ड्रिंग मनी एट कैसीनो, काउंटरफिटिंग एंड यूजिंग सेल कंपनीज, जो मैं आपको पहले ही बता दूं, इनएक्टिव कंपनीज और कॉर्पोरेशन दैट एसेंशियली एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली। ये कोलकाता तो इसका हब है, आपको पता है। सेल कंपनी इज द इंडिया का कैपिटल है सेल कंपनी बनाने में, कोलकाता।
सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है सब कौन करता है। यहाँ का जो प्रैक्टिसिंग बड़े बड़े पैसा को ब्लैक को व्हाइट करने का सबसे बड़ा जगह है, क्योंकि यहाँ का लोकल गवर्नमेंट को भी शायद कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ फायदा मिलता है अंदर से। हाँ सर, मैं आपको कुछ जगह का नाम बता रहा हूँ। लाल बाजार में थाना के ऑपोजिट साइड में बहुत सारा बिल्डिंग है जहाँ सेल कंपनीज का मैक्सिमम रिकॉर्ड है। ये उल्टा टांगे के पास एक जगह आता है, ये लेक टाउन श्रीभूमि के बाद दक्षिण दाड़ी बोल के एक आया था, इकोनॉमिक टाइम्स में ही आया था। उल्टा टांगा के पीछे खाल के कैनल के इस पार दक्षिण दाड़ी बोल के एक जगह है, जहाँ पर जो बेसिकली उसका एक अलग ही कहानी है, नहीं बता सकते अभी। तो दक्षिण दाड़ी एरिया में पूरा सेल कंपनीज का रजिस्टर्ड, बहुत सारा कंपनीज का नाम रजिस्टर्ड है, क्योंकि वहां पर उतना लोग नहीं जाता। दक्षिण दाड़ी थोड़ा सा अलग टाइप का एरिया है। आजकल झमेला कम हुआ है, बट एक जमाने में बहुत भयंकर टाइप का झमेला था वहां पर, यानी आप समझ लो गुंडागर्दी का पूरा एरिया था। आप लोगों को पता है, मेरे से बेहतर पता है। तो वो उस एरिया में रजिस्टर्ड मिला है मैक्सिमम कंपनीज, जो वास्तव में नहीं है, बट एक रजिस्टर्ड नंबर तो चाहिए, मैंने एक रजिस्टर्ड एड्रेस तो चाहिए, पेपर में बना हुआ है। सेल कंपनी बना के क्या होता है, बेसिकली पूरा अकाउंट्स बन जाता है सर, और अकाउंट्स बना के आपका इलीगल पैसा धीरे 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 लीगल कर दिया जाता है। एक ट्रांजैक्शंस बना के बुक कीपिंग करके, किसी को भी चाय वाले, आपके घर के बगल में कोई चाय वाला है या फिर कहीं पर भी रास्ते में कोई भी चाय वाला उठा के लाओ, उसको 10-5 लाख दो, क्योंकि आपके पास तो करोड़ों है सर, ठीक है। आपके पास 10 करोड़ 15 करोड़ का इलीगल मनी है, और भी ज्यादा 50 करोड़ है, कुछ भी कहीं से भी आपने कमाया, तो एक चाय वाले को पकड़ो ना, 5 लाख दो, वो मान जाएगा, ठीक है। फिर उसको गाँव भेज दो, बोले कोलकाता जब बुलाएंगे तभी आना, नहीं तो मत आना, ठीक है, क्योंकि ओनर तो आप खुद नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से काम करवाते हैं और मिल जाते हैं सर, इस तरह का। सेल कंपनीज बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट है। अब ये सब बंद हो जाएगा, बस थोड़ा गवर्नमेंट को मतलब हार्ड लेवल स्टेप्स लेना होगा। प्रॉब्लम क्या है ना, कोई भी सच्चाई का बात करता है ना, मतलब पार्टी, मतलब अगर कोई भी है गवर्नमेंट में जो सच कर बात करना चाहता है, पॉलिटिकल हंगामा खड़ा कर देता है, बात बात में मारपीट, ठीक है, खून खराबा, ये प्रॉब्लम करता है। और इसलिए ना ये सब बात क्लियर नहीं हो पा रहा है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल करेंटली। एक पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और इंडिया के अंदर अभी वेस्ट बंगाल में ये सिनारियो है, किसी भी बात बात में पॉलिटिकल हंगामा, और हंगामा को कुछ भी नाम दे देता है, कभी जात पात का नाम दे देता है, कभी, आप समझ रहे होंगे। और ये इस डर से गवर्नमेंट भी बड़ा स्टेप नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना खून खराबा हो जाता है, अब कितना संभाले, कश्मीर संभाले, मणिपुर संभाले। अब देखो मणिपुर में क्या कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो भी ऑपोजिशन, मतलब जो मेन पार्टी है, हाँ कुछ प्रॉब्लम है मणिपुर में, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए ये सिचुएशंस करना पड़े। मैं तो ऑपोजिशन को दायी मानता हूँ कि इस तरह का भड़काव करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये कोई तरीका नहीं है। नहीं सर, ये तरीका नहीं है। वहां का लोग जो भड़क रहा है ना, इतना कभी नहीं भड़कता। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। हाँ, मणिपुर का प्रॉब्लम है ऑब्वियसली, जो भी सिचुएशंस है वो कुकी ट्राइब एंड वहाँ का जो मैतेई ग्रुप है, उनका उनका जो भी गवर्नमेंट ने कांग्रेस ही किया था। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस तरह से नहीं, वो टेबल में बैठ के करना चाहिए, ये सिचुएशंस नहीं क्रिएट करना। अब वेस्ट बंगाल में कुछ करने जाएगा, अब इधर कुछ चालू चालू हो जाएगा, फिर पूरा देश खत्म, जलेगा सिर्फ। देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग? आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। द इंटरनेट हैज पुट अ न्यू स्पिन ऑन द ओल्ड क्राइम, द राइज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, है ना, आजकल बैंकिंग ऑनलाइन में है। Anonymous online payment service, peer-to-peer transfer with mobile phones have made detecting the illegal transfer of money even more difficult. Moreover, the use of proxy servers, ये proxy servers actual real server नहीं होता, and anonymizing softwares makes the third component of money laundering integration almost impossible to detect. Money can be transferred or withdrawn with little or no trace on the internet protocol. IP address भी trace नहीं हो पाते, and ये सब साइबर सिक्योरिटीज वगैरह में एक्सपर्ट्स हैं, तभी कर पाते हैं,
Money also can be laundered through online auctions and sales, gambling websites, virtual gaming sites, where ill-gotten money, illegal money, is converted into gaming currency, then back into real, unusable and untraceable clean money. इस तरह का में खिदिरपुर एरिया में हुआ था सर। खिदिरपुर में किसी एक लड़का था जिसने एक गेम बनाया था, अगर आप लोग खबर रखते हो तो शायद पता है, एक ऑनलाइन गेम बनाया था और ऑनलाइन गेम के थ्रू से लोगों से पैसा भी लिया था। फिर कुछ दिन बाद करोड़ों कुछ समथिंग जमा हो गया तो फिर गेम को बंद कर दिया और सारा पैसा बैंक से विड्रॉल कर लिया। एक्चुअली वो सब्सक्रिप्शन का पैसा था। फिर उसके घर में जब बेसिकली रेड हुआ तो रेड में उनके घर से इतना कैश मिला कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर बाद में पता चला सब इलीगल पैसा का एरिया है। फिर आजकल क्रिप्टो का भी जमाना है। द न्यूएस्ट फ्रंटियर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स क्रिप्टो करेंसी, जिसमें आप लोग बड़ा खुश होते हो सर, सच एज बिटकॉइन। व्हाइल नॉट टोटली एनोनिमस, पूरा का पूरा एनोनिमस नहीं है, दे आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन ब्लैकमेल स्कीम्स। ठीक है, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रहा है, इसलिए देखो आप धीरे धीरे ना क्रिप्टो रिलेटेड मैटर में थोड़ा सा चुपी है सर। अब देखो पहले जैसा एडवर्टाइजमेंट नहीं चल रहा है, क्रिप्टो का एडवर्टाइजमेंट कम नहीं हुआ, मैं तो देख रहा हूँ कम हुआ है। आप लोगों का क्या ख्याल है बिटकॉइन वगैरह का? আগের থেকে একটু কমেছে না বেড়েছে? অনেক কমে গেছে স্যার, আগে তো মাঝখানে প্রচুর অ্যাড দিচ্ছিল। এখন আর অ্যাড দিচ্ছে না? না না না, অতটা ঠিক নয়, এখন কই দেখতে পাই না, আগে প্রচুর হতো। না ওইটাই বলছি আমি ওইটাই বলছি कि गवर्नमेंट क्यों इसको प्रमोट नहीं करना चाहता है। समझा करो सर, समझा करो। इसलिए एक तो इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाहता क्योंकि क्रिप्टो का कोई बेस नहीं है। क्या पैसा कहाँ से आ रहा है, उस पैसे से आगे क्या होगा, दुनिया को नहीं पता। और नॉर्मली ये सब इलीगल पैसे का जगह है। अच्छा, समझ में नहीं आता एक मतलब जिसके इंडिया जैसे कंट्री में तो खतरा है क्रिप्टो, मतलब अभी तक जो सिचुएशन है, अगर क्रिप्टो का कोई प्रॉपर बेस ना पता चले, मतलब पैसा का कोई सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, कोई नहीं बता सकता, तो कोई भी किसी भी तरह का पैसा को यहाँ पर डाल के निकल जाएगा और सारा पैसा फ्रेश हो जाएगा। स्टॉक मार्केट इतना रेगुलेट होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो सोचो क्रिप्टो में क्या होगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा देखो ड्रग ट्रेड, अदर क्रिमिनल एक्टिविटी ड्यू टू द रिलेटिव एनोनिमिटी कंपेयर्ड विद मोर कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ करेंसी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग laws have been slow to catch up to newer types of cyber crimes, since most of the laws are still based on detecting dirty money as it passes through traditional banking institutions and channels. अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल कि सर हाउ टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, ये किसी एक कंट्री का मैटर नहीं है, ये दुनिया भर में एक आतंक है सर। Government around the world have stepped out their efforts to combat money laundering to recent decades, with regulations that require financial institutions to put system in place to detect and report suspicious activity. Basically, sir, honesty and integrity is the big thing here. मैंने आरबीआई में जो बैठा है, सेबी में जो बैठा है, एनएससी में जो बैठा है, बीएससी में जो बैठा है, वहां पर चोरी नहीं होना चाहिए। हाईएस्ट लेवल अथॉरिटी में चोरी चमारी नहीं होना चाहिए। बैंक में जो बैठे हैं, जैसे चंदा कोचर जी ने जो किया आईसीआईसीआई बैंक में, खराब काम किया सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। The amount of money involved is substantial. According to the United Nations Office on Drugs and Crime, global money laundering transactions account for roughly 800 billion to 2 trillion annually. हिसाब लगा लो आप। और some 2% to 5% of the global GDP. टोटल जो वर्ल्ड का जीडीपी है, वर्ल्ड जीडीपी का 2 से 5%. Although it is difficult to estimate the total amount due to the clandestine nature of money laundering, मैंने एक्चुअली इसको क्योंकि प्रॉपरली ट्रेस नहीं किया जा पाता। समझ रहे हो सर? जैसे हमें वर्ल्ड में अभी जैसे सबसे बड़ा जो ग्रुप है दैट इज G7 है ना। इन 1989 द ग्रुप ऑफ 7 फॉर्म्ड ऑफ इंटरनेशनल कमिटी, मैंने वर्ल्ड का सबसे रिच कंट्री G7 formed an international committee called the Financial Action Task Force. It is an attempt to fight money laundering on an international scale. In the early 2000s, its purview was expanded to combating the financial terrorism. The United States passed the Bank Secrecy Act in 1970,
required financial institutions to report certain transactions such as cash transactions above $10,000 रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में अभी करेंटली आई थिंक 5 लाख के ऊपर के ट्रांजैक्शन होने से शायद 5 लाख आपको ये करना पड़ता है, बताना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर $10,000 और एनी अदर दैट दे डीम सस्पिशियस, या फिर कोई दूसरा अमाउंट जिसे सस्पिशियस लगे, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी को देना पड़ेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट इंडिया में भी है। The information is used by the FinCEN, माने ये एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल में फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क, which can share it with domestic criminal investigators, इंटरनेशनल बॉडीज और फॉरेन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स, मैंने दुनिया भर में फैला देगा ये यूएस डिपार्टमेंट। सिमिलर चीजें इंडिया में भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रिमिनल एक्टिविटी को ऑफ करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को बंद करने के लिए दुनिया भर में इस प्रॉब्लम के ऊपर काम किया जा रहा है। Why it is important to combat money laundering? सर इसमें तो कोई बात ही नहीं होना चाहिए, है ना? क्यों जरूरी क्यों है? ठीक है, बहुत बड़ा जरूरी काम है सर। जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग seeks to deprive criminals of profit from their illegal enterprise, eliminating the main motivation for them to engage in such nefarious activity, illegal and dangerous activity such as drug traffic करना, people smuggle करना, human trafficking, terrorism funding, smuggling, extortion, fraud, endanger millions of people globally and impose, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का जड़, अच्छाई का जड़ भी पैसा है। इसलिए मैं बोला था कि पैसे से मंदिर भी बना सकते हो, पैसे से ऐसा काम भी कर सकते हो, ठीक है। impose tremendous social and economic cost upon society as the proceeds of such activities are legitimated by money laundering, क्योंकि पैसा को सही बना जाता है। combating money laundering may result in a reduction in criminal activity and hence a significant benefit to society। बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा सर, क्योंकि ये पैसा ही तो है। जैसे आप देखो ना, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, हमारे वेस्ट बंगाल का ही बात देख लो, वोट से पहले लोगों को इलीगल पैसा दे देके कैसे वोट दिया जाता है, हाँ, किस तरह से रिगिंग होता है। 500 टका में लोग बिक जाता है सर, 500 टका में बिक जाता है। तो इधर तो करोड़ों का काम चलता है। What is the example of money laundering? Say that cash has been earned illegally from selling drugs and the drugs dealer wishes to buy a new car with the proceeds. Because it is difficult and suspicious to try to purchase a vehicle entirely in cash, the dealer needs to launder the money to have it appear legitimate. The drug dealer also owns a small laundermote, highly cash intensive business. The cash from the drug deal is mingled with the laundermote cash and then taken to bank for deposit. Then drawing a check from the laundermote account, the dealer is able to buy the car without suspicion. समझ गए? ये रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल की तरह ही हो गया। Another common form of money laundering is casinos. To buy chips from the casinos with cash, receive checks in return from the chips from the casino, and often without gambling at all, placing minimal bets. इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग कैसीनो कॉन्सेप्ट सिर्फ गोवा में चलता है, बाकी इंडिया में हर जगह में ये इलीगल है एंड बैन है। गोवा में वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ चलता है ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है। बट आई थिंक आपको समझ में आया। रियल एस्टेट में भी चलता है बहुत ज्यादा। Some common method used by criminals for money laundering through real estate transaction include undervaluation, overvaluations of properties, buying and selling properties in rapid succession, using third parties or companies that distance the transaction from the criminal source of funds and private sales. रियल एस्टेट में भी करता है। क्रिप्टो तो मैं आपको बता ही दिया, क्रिप्टो के बारे में मैंने आपको बात कर ही दिया। सो आई थिंक समझ में आ गया सर। हेलो ব্যাপারটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। মানে মানি লন্ডারিং করে কিভাবে বেসিক্যালি টাকাটাকে মার্কেটে স্প্রেড করা হয় আর কিভাবে সেই টাকা মার্কেটে फ्रेश हो जाए। तो दैट इज द सिस्टम। अब वही चीज अगर मानो आप एक सेल कंपनी बनाए और फिर उसपे से पैसा निकाला, फिर उसको स्टॉक मार्केट में डाल दिया, सारा पैसा फ्रेश हो गया ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वही बात करना चाहता है। दैट इज द मेन पॉइंट सर। इसलिए क्या कहता है, ईच रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी, अब इंडिया में आ जाओ, ईच रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी शुड हैव इंटरमीडिएरी लाइक ब्रोकिंग फर्म, ठीक है, लाइक डिपोजिटरीज, एनएसडीएल, सीडीएसएल should have written procedures to implement the anti money laundering provision as envisaged under anti money laundering act 2002। उसमें भी वही बात कहा गया है जो मैं अभी आपको कुछ अमेरिकन एग्जांपल्स दे रहा था। अब चाहो तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ सकते हो।
Such procedures should include inter alia the following 3 specific parameters which are related to the overall client due diligence process. Policy of acceptance of clients, माने किसको accept करे किसको ना. Procedure for identifying the clients and transactions, monitoring the reporting, especially suspicious transactions reporting. यही तो बात कर रहे हैं. Suspicious transactions में report करें, ऐसा नहीं कि पैसा मिले तो चुप हो जाए. प्रॉब्लम वहीं पर है सर. ये पैसा है, ये सब बोलता है. Customer due diligence. The customer due diligence is what? Measure the comprises the following. Customer CDD कहते हैं. Obtaining sufficient information in order to identify person who beneficially own or control securities account. Whenever it is apparent that the securities acquired or maintained through an account are beneficially owned by a party other than the client, that party should be identified using client identification and verification procedures. The beneficial owner is the natural person or person who ultimately own, control or influence a client or persons on whose behalf a transaction is being conducted. It also incorporates those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement. Verify the customer's identity using reliable independent source document, data or informations. Identify beneficial ownership and control, that is determine which individuals ultimately own and control the customers and or the persons on whose behalf the transaction is being conducted. मतलब कौन है, कौन कर रहा है, ठीक है, सब आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है. किसका अकाउंट है, कौन उसको चला रहा है. Verify and identify the beneficial owner of the customers or the person on whose behalf a transaction is being conducted, corroborating the information provided in relation to person. मतलब जो भी डिटेल्स है उसको रिपोर्ट करो. Conduct ongoing due diligence and scrutiny. ठीक है, ड्यू डिलिजेंस करो, स्क्रूटिनी करो. Perform ongoing scrutiny of the transaction and account throughout the course of the business relationship to ensure that the transaction being conducted and consistent with the registered intermediary's knowledge of the customer. जो एक्चुअल कस्टमर है और जो ब्रोकिंग फर्म है उनके नॉलेज के ऊपर बेस करके ट्रांजैक्शन हो रहा है. इट्स बिजनेस एंड रिस्क प्रोफाइल टेकिंग इनटू अकाउंट व्हेन नेसेसरी द कस्टमर सोर्स ऑफ फंड्स. जहां जरूरत पड़ेगा कहां से फंड आ रहा है इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए और जरूरत पड़ने से ब्रोकिंग फर्म को भी सारा जवाब देना पड़ेगा. और इस सारा खेल को देखने के लिए सेबी तो है ही बीच में, एनएसडीएल, सीडीएसएल, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सबको जरूरत पड़ने से पूछा जाएगा. पॉलिसी फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट्स. क्लाइंट को एक्सेप्ट करने का पॉलिसी. ऑल रजिस्टर्ड इंटरमीडिएरी शुड डेवलप कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी and procedures that aim to identify the types of customer that are likely to pose a higher than the average risk of money laundering or terrorist financing. By establishing such policies and procedures, they will be in a better position to apply customer due diligence on a risk-sensitive basis, depending on type of customer, business relationship or transactions. In a nutshell, the following safeguards are to be followed with accepting client. मैं ये सब रीड करके इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग पता समझ गए आप लोग कि क्या कहना चाहता है. तो पॉलिसी में आपको कुछ पॉइंट बताया, जैसे नो अकाउंट इज ओपन इन ए फिक्टिशियस और बेनामी नेम. इसके ऊपर भी एक लॉ है सर, बेनामी ट्रांजैक्शंस लॉ. ये चीज भी सीएससी सीएमए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बेनामी एक्ट. ठीक है. नो अकाउंट इज ओपन इन ए फिक्टिशियस और बेनामी नेम और ऑन एन एनोनिमस बेसिस. ठीक है, किसी बेनामी ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकता. फैक्टर्स ऑफ रिस्क परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस. अगर कहीं पर भी आपको सस्पिशियस लगता है, highly suspicious of the client are clearly defined having regard to client's location, registered office, address, correspondence address and other address if applicable, nature of business activity, trading turnover, etc. and the manner of making payment for transactions undertaken. The parameters should enable classification of clients into low, medium and high risk. Clients of special category may if necessary be classified even higher. Such clients require high degree of due diligence and regular update of KYC profile. and इनका ड्यू डिलीजेंस बहुत हाई होना चाहिए, मैंने रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए, केवाईसी प्रोफाइल हमेशा अपडेट करना चाहिए. अदानी को लेके सेबी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था 1-2 साल पहले कोरोना के टाइम पे. अदानी बार बार खबर में आ जाता है. ये मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम हुआ था 2022-23 में. अदानी के अगेंस्ट में, अदानी के पास जो पैसा आया है शेयर में, उसमें ऐसा कुछ बातें उठाया गया है. एक इकोनॉमिक टाइम्स में कोई रिपोर्टर था, उसने एक्चुअली ये सवाल को उठाया था और बोला था कि मॉरिशस के थ्रू से अदानी के अकाउंट में, मैंने अदानी के बिजनेस में
कुछ पैसा आया है जिसका सोर्स को लेके थोड़ा सवाल था, पर बाद में सेबी वो क्लीन चिट दिया। सेबी बोला कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पता नहीं सर, यहाँ सेबी धोखा मतलब गलत बोल रहा है कि पता नहीं, वो अलग बात है। बट अल्टीमेटली शेयर का दाम बहुत भयंकर गिरा था। आपको इफेक्ट दिखाता हूँ, आप लोग जानते होंगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था अदानी गैस वगैरह में। टोटल गैस, अदानी टोटल गैस बोल के गया ना सर? मैं आपको दिखाता हूँ अदानी टोटल गैस, ये आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला, ये देख रहे हैं सर, ये वाला एरिया में प्रॉब्लम हुआ था। ये तो रिसेंटली जो प्रॉब्लम हुआ तो रिसेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसे ये देख सकते हो, अगर आपको वैल्यूएशन दिखे ना तो आप ले सकते हो करेंटली। अदानी टोटल गैस इधर देखो, 1600 चल रहा था, फिर एकदम गिर के 800 में आ गया था। 2021 का बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वापस फिर से बढ़ा है, बिकॉज ये जो भी प्रॉब्लम था उसी अकाउंट सस्पिशियस लेके था कि अदानी में किसका पैसा है, उसको लेके कुछ सवाल उठा था, रिपोर्ट आया था। जैसे अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्रिएट हुआ, उस टाइम पे एक रिपोर्टर ने एक सवाल उठाया था। सर अदानी को लेके बहुत बात होता है। यस सर, होता है। Documentation requirement and other information to be collected in respect of different classes of clients depending on perceived risk and having, मतलब वही बात सर घुमा फिरा के बोल रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बस जो मैं आपको इतना देर से समझाने का कोशिश किया। तो बेसिकली जब भी आपको कोई सस्पिशन मतलब सस्पिशियस कॉन्सेप्ट दिखे, आपको उसके बारे में क्या करना चाहिए, रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहिए, केवाईसी रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। कौन है, मतलब एक गाना है ना सर, वो बाहुबली मूवी में गाना है, कौन है तू, कौन है तू, कहाँ से तू आया, कहाँ से लेके आया तू अपना पैसा, ठीक है। अच्छा, रिस्क बेस्ड अप्रोच ये क्या है? इट इज जनरली रिकॉग्नाइज दैट कस्टमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हायर और लोअर रिस्क कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन circumstances such as customers background, type of business relationship or transactions. As such, the registered intermediary should apply each of the customer's due diligence measures on a risk sensitive basis. The basic principle enshrined in this approach is that the registered intermediary should adopt an enhanced customer due diligence process for higher risk categories of customers. Simple बात, ठीक है। अब इसमें आपको एक लिस्ट दिया है, क्लाइंट ऑफ स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। किस किस क्लाइंट को स्पेशल कैटेगरी में रखने का बात कर रहा है, इसको CSC कहते हैं। पढ़ लो सर थोड़ा। जो NRI क्लाइंट होगा, नॉन रेसिडेंट क्लाइंट, हाई नेट वर्थ क्लाइंट। आप लोग स्टॉक मार्केट में जब कोई इक्विटी डीलर या म्यूचुअल फंड के लिए काम करने जाते हैं ना सर, तो इन्हीं के ढूंढते हैं, हाई नेट वर्थ क्लाइंट को ढूंढते हैं, क्योंकि जिनका हाई नेट वर्थ अच्छा है उनका काम करने से अच्छा कमीशन मिल जाता है और जिंदगी सेट। ठीक है सर, इक्विटी डीलर का जो काम है, या फिर जो म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट, जो भी आप आगे जाके करोगे, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आपके पास अगर 2-4 हाई नेट वर्थ क्लाइंट आ जाए ना, बस करोड़पति, सिंपल बात है। ट्रस्ट, चैरिटीज, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग डोनेशंस, ये सब CSC है। कंपनीज हैविंग क्लोज फैमिली शेयर होल्डिंग और बेनिफिशियल ओनरशिप, politically exposed persons of foreign origin, current former head of state, current or former senior high profile politicians and connected persons, immediate family, close advisors, companies in which such individuals have interest or significant influence. इसको लेके इंडिया में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। राहुल गांधी का एक प्रॉब्लम चल रहा है। कंपनी का नाम कोई मुझे बता सकते हो? और राहुल गांधी का जमाई बाबू है ना, क्या नाम है उनका, क्या नाम है रे? राहुल गांधी का जमाई बाबू का रॉबर्ट वड्रा, नाम सुना आप लोगों ने? হ্যাঁ দাদা। अरे सर, হ্যাঁ इनके, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর বর তো। हाँ प्रियंका गांधी का हस्बैंड, इनके अगेंस्ट काफी सारे इस तरह का सिचुएशंस आपको मिलेगा, ठीक है, जमीन के मामले में, ठीक है। ये देखो, DLF एंड ग्रैब केस, बीकानेर लैंड केस, ठीक है। कुछ कंपनीज के ऊपर भी बातचीत चल रहा है, सब कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि दोनों हाई प्रोफाइल है। इनको इनको लड़ रहा है कौन जानते हो? इनके पीछे पड़ा है बीजेपी का बहुत ही एक सीनियर एक मेंबर है, वो लॉयर भी है, क्या स्वामी,
बहुत मैं सुनता हूँ उनको, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाईली नॉलेजेबल पर्सन सर। ठीक है, आजकल टीवी डिबेट में रेगुलरली, थोड़ा उम्र हुआ है सर, 80+ एज है उनका। ठीक है, स्वामी, क्या स्वामी, साउथ इंडियन है, मद्रास का। तो आप देख सकते हैं, ये देखो केस चल रहा है, आप पढ़ लो इनके बारे में। इनका एक कंपनी है, कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा है। एक कंपनी बना के उसमें भी कुछ बातचीत चल रहा है कि उसमें भी कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस वगैरह, मैं याद आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्या कंपनी का नाम क्या है। अब प्रूफ चलेगा, अभी सब कोर्ट केस में सब बना हुआ है। चलो ठीक है, ऐसे इसको एक बार जेल भी हुआ था, इसका बेल वगैरह हो गया, ऐसा कुछ मैं सुना था। अच्छा देखो, तो करेंट फॉर्मर हेड ऑफ द स्टेट, करेंट और फॉर्मर सीनियर हाई प्रोफाइल सुब्रमण्यम पॉलिटिशियंस। स्वामी। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी, हाँ सर, बीजेपी का जो नेता है, नेता भी है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, और साथ में ভালো স্পিকার टॉप আছে। टॉप लेवल नॉलेजेबल पर्सन, टॉप नॉलेजेबल। सुनना सर इनको, ठीक है, कोई बीजेपी सपोर्टिंग के लिए नहीं सर, देश के बारे में जानना। ठीक है, सपोर्टिंग का बात नहीं है, सुनना क्या कहता है, सुनना। ठीक है, मैं सबको सुनता हूँ, मैं वैसी को भी सुनता हूँ। ठीक है, कहना क्या चाहता है, राहुल गांधी को क्या सुने, वो क्या बोलते उसको खुद ही समझ में नहीं आता। আরে ওই লাদাখের যে এমপিটা রয়েছে না, हाँ, वो भी बहुत अच्छा লাদাখ बात करता है, ভালো हाँ। কথা বলে। मैलंग मैनंग আমার क्या एकदम নামটা कुछ है। মনে পড়ছে না ঠিক আমার। हाँ, यूथ लीडर है। यस, मैं उन्हें भी सुनता हूँ, मैं शशि थरूर को भी सुनता हूँ। ठीक है, शशि थरूर को भी सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ। ठीक है, बायस नहीं हूँ सर लेकिन हाँ, सबको सुनने के बाद एक अंदर के एक आवाज आता है कि शायद ये देश का बात कर रहा है, शायद ये देश का अच्छाई का बात कर रहा है। चलो ठीक है, पर्सनल मैटर है, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट सुनना, सुब्रमण्यम स्वामी को जरूर सुनना। मतलब एक, मतलब खुली किताब है, उनको पढ़, उनको अगर आप जान सकते हो, आप जान के देखो, इतना लॉ का नॉलेज, इतना कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज, देश का नॉलेज, मतलब बिजनेस का नॉलेज, आप सोच नहीं सकते, हाईली नॉलेजेबल। और एक इंसान के बारे में मैं बोलूंगा, बीजेपी का सुनने में आपको लोगे कि सर सारा बीजेपी वाले बात कर रहे हैं आप, नहीं सर, क्या करें, सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनना, प्लीज सुनना सर, यूट्यूब में बहुत वायरल होते हैं। ठीक है, टीवी डिबेट में भी बहुत वायरल होता है सुधांशु त्रिवेदी जी। सर इतना हाईली नॉलेजेबल पर्सन तो मैंने आज तक नहीं देखा, सीरियसली। इवन बड़े बड़े सन्यासी साधु भी उनके सामने फेलियर हो जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनना सर, सुधांशु त्रिवेदी जी को सुनना, आप ना मतलब अचंभित हो जाओगे कि ऐसा भी किसी का ज्ञान हो सकता है। अच्छा देखो, तो क्लाइंट इन हाई रिस्क कंट्रीज, अच्छा हाई रिस्क कंट्री क्या होता है, where existence effectiveness of money laundering control is suspect, where there is an unusual banking secrecy, countries active in narcotic production, ऐसे मेक्सिको का नाम मैंने पहले ही कहा था, countries where corruption is highly prevalent, जहाँ corruption बहुत prevalent है, is highly prevalent, countries against which government sanctions are applied, countries reputed to be in any of the following: haven sponsors international terrorism, offshore financial center, tax havens, countries where fraud is highly prevalent। पनामा बोल के कंट्री है, वहां पर भी प्रॉब्लम है। अमिताभ बच्चन का नाम आया था पनामा केस में। यस सर, भले ही आपको प्यार मोहब्बत हो, बट जो नाम आया था, मैं नाम बता रहा हूँ। सर आपको पसंद नहीं है क्या? सर एज एन एक्टर सबको पसंद करता हूँ, बट क्या है ना, आजकल नॉलेज बढ़ रहा है, देख रहा हूँ सर कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, सब समझ में आ रहा है, कौन सही चीज में बात करता है, कौन सिर्फ अपने फायदे का बात करता है, सब आंख में दिख रहा है सर। अच्छा, नॉन फेस टू फेस clients with dubious reputation as per public information available. The above mentioned list is only illustrative, and intermediary should exercise independent judgment to ascertain whether new client should be classified as CSE or not. तो CSE में लिस्ट में कौन कौन है, ये आप लोग एक बार जरूर अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, बहुत काम का चीज है कि कौन आपका क्लाइंट होगा नहीं होगा, इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और बाकी क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन प्रोसीडियर, KYC के बारे में बोला है। ठीक है, बाकी और कुछ ऐसा है नहीं सर। इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म है, क्या है ग्रीवेंस माने, बेसिकली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इन्वेस्टर ग्रीवेंस में जाके अपना सवाल कर सकते हो, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसको सोल्यूशन देगा। ग्रीवेंस का काम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ईच एक्सचेंज हैज अ प्रोसेस फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड द जनरल फीचर ऑफ दिस प्रोसेस आर मेंशन्ड। ठीक है,
अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर, इन्वेस्टर गिवन रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। सभी एक्सचेंज के पास होते हैं, बीएससी का, एनएससी का, सबका है। ऑल एक्सचेंज हैव डेडिकेटेड डिपार्टमेंट टू हैंडल ग्रीवेंस ऑफ इन्वेस्टर अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर्स एंड इश्यूअर्स। Generally, these departments operate from all office of the exchange so as to provide easy access to investors. All exchange also have supervision mechanism for the functioning of this department or cell. These include investors service committee consisting of exchange officials and independent expert whose nomination is approved by SEBI, and SEBI also monitor exchange performance related to the investor grievance redressal. माने इन्वेस्टर को अगर ट्रेडिंग मेंबर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है वो जा सकता है आईजीएम में, माने इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस मैकेनिज्म में। बेसिकली एक तरह का कोर्ट है सर, ठीक है, जहां पर बातचीत होगा और रेड्रेसल कंप्लेंट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। सर एक काम करना प्लीज, ये सब इजी कुछ चीजें हैं। आर्बिट्रेशन, ये भी लॉ का ही एक एरिया है, कोर्ट ही है, ठीक है। सेबी इंस्ट्रक्टेड द एक्सचेंज टू हैव arbitration committee so that difference disputes and claims between trading member and investors can be settled effectively and in a short time. उसको आर्बिट्री बोलते हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट एक्ट एक, ठीक है, एक लीगल सॉल्यूशंस का जगह है। जो लोग सीएस का पढ़ाई कर चुके हो या सीएस का क्लास कर चुके हो उनको इजीली समझ में आ रहा है ना, सब लीगल बातें हो रहा है। और जो लॉ इतना नहीं पढ़ा पहले कभी, उनको थोड़ा सा ऐसा फील होगा सर ये कहाँ का बात कर रहे नहीं कर रहे। अच्छा मैं एक छोटा सा चीज बोलूंगा आप लोगों को, आज तो मनी लॉन्ड्रिंग पे पूरा बात कर दिया मैंने, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी सीडीसी और स्पेशल क्लाइंट के बारे में बात किया। ये ग्रीवेंस रेड्रेसल वगैरह के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशंस है, ठीक है। जनरल डूज एंड डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स, आपके पास नोट्स तो है ना सर सेबी का, एनआईएसएम का नोट सबके पास है। तो मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोग ना, अच्छा इस नोट्स के नीचे ना आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेगा, आप उसे भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत दे के रखा मैंने। ये ग्रीवेंस रिड्रेशंस का जो एरिया है ये आप लोग एक बार घर पे ना रीड करना प्लीज। कुछ डाउट रहे ना मैं कल के क्लास में बताऊंगा, ঠিক আছে। স্যার একটা জিনিস থেকে জিজ্ঞেস করছি, এখানে যে টেন্স দেখছিলাম কালকে পেনি স্টকটা কি স্যার? কি স্টক? পেনি স্টক, পেনি PENNY পেনি স্টক। আমি স্পেলিংটা আরেকবার বল, আমি বুঝতে পারছি না তো, কথাটা কেটে যাচ্ছে। पेनी स्टॉक वैसा एकदम পেনি স্টক PENNY ডবল এল ওয়াই, पेनी পেনি स्टॉक পেনি सर। পেনি 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 স্টক। हाँ পেনি স্টক মানে বেসিক্যালি একে পেনি স্টক বলে। পেনি স্টক কিরকম বলবো, रेट মানে গুলো যেটা যেটার দাম কম থাকে অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ যেটা যেটা সস্তা স্টক হয় ওটাকে পেনি স্টক বলে, বুঝতে পারলি? আচ্ছা ঠিক আছে। না ভাই এই পেনি স্টকটা একটা কোশ্চেন এসেছিল পরীক্ষায়, বুঝতে পারিনি কোশ্চেন। ওই যেরকম ধর 3 টাকা 4 টাকা স্টক গুলো থাকে না, 10 পয়সা 20 পয়সা, হ্যাঁ ওইগুলোকে পেনি স্টক বলে। পেনি পেনি মানে কি, পেনি মানে ছোট, কম ভ্যালুয়েবল স্টক। হ্যাঁ লেস ভ্যালুয়েবল স্টক। এগুলো তো ইনভেস্টমেন্ট করে, অনেকে ট্রেডিং করে, বাট সাবধানে করা উচিত। পেনি দেখুন স্যার, ইয়েস ভাই। ঠিক আছে বুঝে গেছিস তোরা, ঠিক আছে বাকি চর্চা কালকে করছি। হ্যাঁ এসে হয়ে গেছে আমাদের ডিসকাশন, বাট তবু একবার গো থ্রু করে রাখবি, আমি কিন্তু নেক্সট দিনে ডিটেলসে কিছু বলবো না, ঠিক আছে। যদি কোনো ডাউট থাকে ঠিক আছে। এবারে আমি নেক্সট যে ডিসকাশন স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে আমি আবার ফিউচারের ক্লাস বেসিক থেকে স্টার্ট করব আর স্ট্র্যাটেজি স্টার্ট করব, মানে যেটা আমাদের চলছিল, ঠিক আছে, আর টেকনিক্যালের ক্লাসও স্টার্ট করে দেবো। বাট কালকের ক্লাসটাতে আমি লাস্ট দিকে একটু বাকি আছে। হ্যাঁ আমি বললাম কি কথাটা বললাম, আমি স্ট্র্যাটেজি করাবো, বেসিক থেকে ফিউচার করাবো আর টেকনিক্যাল করাবো, ঠিক আছে। আর এইখানে যদি কিছু গ্রো থ্রু করার থাকে করে নে, যদি কোনো ডাউট থাকে জেনে নে। আর রেলিভেন্ট কোয়েশ্চেন আমি সবাইকে এক্সামের জন্য দিয়ে রেখেছি, সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট কি সবাই যেন ভালো করে কোয়েশ্চেন আনসার গুলো প্র্যাকটিস করে, উইথ রিজন কোয়েশ্চেন আনসার দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এইটুকু কর, আমার মনে হয় অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। আর যেখানে প্রবলেম হবে একটু দয়া করে ডিটেলসে ক্লাসগুলো দেখ, শর্টকাট বলে কিছু হয় না, ঠিক আছে, সবকিছুই লং কাট। পড়তে হবে, খাটতে হবে, কোমর ব্যথা হবে, শিরদাঁড়া ব্যথা হবে, তবে কিছু হবে, নাহলে হয় না, নাহলে ছোটখাটো জিনিসও ভুল হবে।
অনেক ডিটেলসে পড়াশোনা করছি আমরা, ঠিক আছে? তো একটুখানি পরিশ্রম কর, দেখবি ভালো হবে। 90+ স্কোর করবি সবাই, এইটুকু আমি আশা রাখবো। ঠিক আছে, চলো টাটা তাহলে, আজকে এতটাই, বাই। ওকে স্যার স্যার। হ্যাঁ কৃতিকা বলো। স্যার আমার লগ ইন আইডিটা একটু ঠিক করে দিন।